अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टीशियोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन और केमिकल फार्मूला को डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड की सबसे सिंपलेस्ट रेशियो को शो करता है। ठीक है, रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स की रेशियो को शो करता है जो कि कंपाउंड में मौजूद होते हैं। ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एम्पिरिकल फार्मूलाज से जो है वो शो किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। These formulas show the simplest ratio present between their ions। वो कहते हैं कि ये जो फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला, ये सिंपलेस्ट रेशियो जो है प्रेजेंट करता है इन एटम्स की, बिटवीन देयर आयंस, एटम के दरमियान। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से हमें समझने में आसानी होगी कि आखिर सिंपलेस्ट रेशियो है क्या चीज़ और ये किस तरह से शो की जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों को एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ आएंगी। यहाँ पे वो बात करते हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला कैल्शियम फ्लोराइड का वो है CaF2। इट मीन्स कि कैल्शियम 1 रेशो में होगा और फ्लोरीन जो होगा वो 2 रेशो में होगी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट रेशो है कि मतलब एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन, एटलीस्ट एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोरीन लाजमी अटैच होंगे। विच शोज, जो कि शो करता है द रेशो बिटवीन कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयन इन इट्स क्रिस्टल। मतलब एक क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे आयन्स मौजूद है, तो उसमें से एक आयन उठाना है हम लोगों ने कैल्शियम का और उसमें देखना है कि एक कैल्शियम कितने फ्लोराइड से जुड़ा हुआ है। तो वो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो होगी उन आयंस की। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि फॉर कोवलेंट केमिकल कंपाउंड्स। अगर वो कहते हैं कि अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, देयर एम्पिरिकल फार्मूला मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या था कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो हमारे पास एक टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला था। लेकिन वो कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास मतलब कोवलेंट कंपाउंड का होता है वो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट होता है ज़्यादातर। जबकि आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तकरीबन सेम होते हैं। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस आ गया कि कोवलेंट कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा यहाँ पे देखते हैं। वो जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का, इट मीन्स के इस हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी HO। मतलब 2 को हमने हटा दिया, हम लोगों ने ये देखा कि ये 1:1 में मौजूद है, तो हमने ये देख इसकी रेशो को सिंपलेस्ट रेशो, मतलब कम से कम, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन होगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन होगा, तो हम लोगों ने जस्ट एक जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो उसका लिख दिया। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इट मीन्स कि सिंपलेस्ट रेशो जो होती है इसकी कम से कम वो हम लोगों ने लिखनी है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि सिमिलरली इसी तरह अब बेंजीन मॉलिक्यूल, अब बेंजीन मॉलिक्यूल है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमारे पास C6H6 होता है एज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो अगर हम देखें कि अगर 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, तो मतलब ये 1:1 में मौजूद है। ठीक है, मतलब एक कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। अब अगर हम 2 हाइड्रोजन कार्बन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन करते हैं तो 3 हाइड्रोजन, और अगर हमारे पास 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन होंगे। इट मीन्स कि इसका जो रेशो है वो 1:1 है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ CH से इसको, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला को, वो इसका CH होगा। यहाँ पे वो बात करते हैं कि सो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला विल बी CH। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो जस्ट CH होगा। अब फॉर वाटर, अब वो कहते हैं कि अगर हम वाटर की बात करें, द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला आर बोथ द सेम। अगर हम वाटर की बात करें तो इसमें वो कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो वाटर का सेम होता है, क्योंकि अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें वो भी हमारे पास H2 है। अगर हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो भी हमारे पास इतना ही बनता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की रेशियो 1 है। ठीक है,
हमें क्या करना है कि एक ना एक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनमें से एक ना एक की रेशो 1 होनी ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें दोनों की रेशो 1 आ गई है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन की रेशो तो 1 है ना, उसके साथ हाइड्रोजन 2 है। तो इसको समझने के लिए ये चीज़ है कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें जितने भी एटम्स उसके अंदर उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट के एटम है तो एक एटम जो है वो 1 रेशो में होना ही होना चाहिए, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशो, क्योंकि इससे मिनिमम रेशो हो ही नहीं सकती वाटर की। एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन तो मिनिमम रेशो है इसकी, इतने तो होने ही होने चाहिए बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस द एक्चुअल नंबर। अब वो कहते हैं कि हमें ये एक्चुअल नंबर नहीं बताता, जैसे OHO में ये एक्चुअल नंबर हमें नहीं बता रहा कि हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 2 है। CH में ये हमें नहीं बता रहा कि ये जो है कार्बन के 6 एटम्स है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो ये हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, रेदर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम्स। ये क्या करता है कि सिंपलेस्ट रेशो को जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो एटम्स के दरमियान होती है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट सम कंपाउंड के कुछ कंपाउंड में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे हो सकते हैं कि दो कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो डिफरेंट है लेकिन उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोथ बेंजीन बेंजीन C6H6 एंड एसिटाइलिन C2H2 हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। इनका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है। जैसे अब अगर हम C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला लिखें वो हमारे पास CH होता है, C2H2 का लिखें वो हमारे पास जो है CH होता है। तो उसके अलावा अगर हम लोग जो है मतलब इथाइन की बात करें जिसमें हमारे पास CH, हाँ जी C2H2 बस यही होगा यहाँ पे जो है, या फिर हमारे पास जो है इसका फार्मूला भी एम्पिरिकल फार्मूला भी बेंजीन के फार्मूला के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड विच हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास NaCl का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। बाइनरी आयोनिक मतलब दो आयोनिक कंपाउंड का जो है केमिकल फार्मूला होगा इसमें, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले वो बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड फर्स्ट आइडेंटिफाई द कैटाइन्स एंड एनाइन्स एंड द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई भी अगर हम आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मतलब फार्मूला राइट करते हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव आयन होता है एक नेगेटिव आयन होता है। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटाइन कहते हैं और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनाइन कहते हैं। तो हमें पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव आयन है उसमें और कौन सा नेगेटिव आयन है। देन हमें उसके बाद ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज है। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फाइनली कंबाइन द टू आयंस टुगेदर, उसके बाद दो आयंस को हम टुगेदर जो है कंबाइन करेंगे टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। और जब हम उन दोनों को कंबाइन कर ले, कम्बिनेशन के बाद उनके चार्जेस कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कैटाइन पे +2 चार्ज है तो एनाइन पे -2 चार्ज होना चाहिए जिसके साथ हम लोग कंबाइन करें। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिकली जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड्स के बाइनरी फार्मूलाज जो है वो बनाने। तो हम लोग एग्जाम्पल से, जाहिर सी बात एग्जाम्पल से बेहतर हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल से हम लोग इसको जो है वो देखते हैं कि कैसे होगा। वो कहते हैं कि इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो द नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। वो कहता है अगर आप बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का नाम जानते हो तो आप उसके केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं। स्टार्टिंग बाय राइटिंग सैम्बल ऑफ कैटाइन विद इट्स चार्ज। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सैम्बल लेना है, कोई भी एलिमेंट है उसका सैम्बल लिखना है कैटाइन और उस पर उसका चार्ज लिखना है कि उस पर कितना चार्ज है। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स। ये उन एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले उसकी सिंबल लिखनी है प्लस उसके साथ जो उसके चार्ज है कैटाइन का वो लिखना है। देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन, फिर उसके बाद एनाइन का सिंबल लिखना है विद इट्स चार्ज और उसका चार्ज लिखना है। एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आइंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फिर उसके बाद उनके चार्जेस को देखना है।
कि आया कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पा रहे हैं या नहीं, या हमें कितने और उसके अंदर एनाइंस या केटाइंस ऐड करने की ज़रूरत है कि हमें हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो बने। यहाँ पे अब एग्जाम्पल कहते हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट डाउन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड का हम लोगों ने लिखना है फार्मूला, ठीक है। द सिंबल ऑफ लिथियम कैटाइन विद इट्स सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज Li। लिथियम के पास जो उसका वैलेंस शेल होता है, मतलब आखिरी शेल होता है, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इट मीन्स वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा, ठीक है। और लिथियम का जो सिंबल है Li है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो Li पॉजिटिव। ये हम लोगों ने लिथियम पहले हम लोगों ने लिथियम जो हमारे पास कैटाइन है, क्योंकि कैटाइन हमारे पास वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, देती है, और इलेक्ट्रॉन देने के नतीजे में उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इस चीज़ को याद रखने के लिए हम लोग ये चीज़ मतलब ये बात भी याद रख सकते हैं कि देना हमेशा पॉजिटिव अमल है, मतलब अच्छी बात है किसी को कुछ दे देना। तो इस वजह से वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो दे ले लेते हैं, अब लेने वाले क्या होते हैं कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके पास पावर ज़्यादा है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनसे इलेक्ट्रॉन, जो जिनके पास पावर कम है, उनसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो क्योंकि वो खींचने का काम करें, बुरा काम करें, तो वो नेगेटिव है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट्स जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग के कौन से जो हमारे पास किन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैटाइन कहते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी तरफ ले लेते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और उनको हम लोग एनाइंस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात करता है कि लिथियम ऑक्साइड की बात हुई, तो लिथियम ऑक्साइड, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंबल ऑफ एनाइन, एनाइन का जो सिंबल है वो O2 नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लिथियम जो है वो कैटाइन है, एनाइन है ऑक्सीजन। लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है, अब अगर +1 -2 हम लिखें तो माइनस का 1 हमारे पास बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, बाकी एक -1 बच गया। तो मतलब हमें एक और प्लस चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे हमें +2 चाहिए चार्ज, ताकि +2 और -2 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके और हमारे पास जो कंपाउंड बने, ऑक्साइड बने, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि लिथियम हमें 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम लिथियम 2 लेंगे तो इसके ऊपर जो +1 चार्ज था, अब ये +2 हो गया। जब ये +2 हुआ, ये -2 हुआ, तो अब ये जो है वो इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमने एक लिथियम लिया था, एक ऑक्सीजन लिया था, अभी भी ये बराबर नहीं हुए, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 लिथियम लिया और एक ऑक्सीजन लिया, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लिथियम 2 है, Li2O। अब ये जो है वो इक्वल है, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब ये इक्वल है, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि लेट अस नाउ अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट द फार्मूला। वो कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड लिखते हैं, मेथड के जरिए इस फार्मूला को लिखते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में वो कहते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आइन चार्ज इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आइन, साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप्ड। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होंगी ईच आइन की, वो हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्रिस क्रॉस किस तरह से करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहते हैं कि नीचे की तरफ वैल्यू हम लिखेंगे ऑफ द अदर आइन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो हम ऑक्सीजन के नीचे जो है इसका चार्ज लिखेंगे, और ऑक्सीजन का जो चार्ज है हम लिथियम के नीचे यहाँ पर लिखेंगे। साइन ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप्ड, उसके बाद साइन ऑफ चार्जेस जो हम लोग उसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे वो दिया हुआ, कहते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फार्मूला जो है हम लोगों ने लिखना है। अब हमने क्या करना है, मतलब आसान तरीका है कि हम लोगों को ये जानने का कि कितने जो है एटम्स जो है या कितने आइंस जो हैं वो इसमें रिक्वायर्ड होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हम सोचेंगे कि अगर हम लोग अब इसको कैसे कवर करें, तो हम अगर क्योंकि ये कम है रकम, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन 2 कर दें, तो इसके ऊपर -4 चार्ज हो जाएगा, फिर भी ये इक्वल नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका चार्ज जो है वो हम इसके नीचे लिख देंगे और इसका चार्ज जो है वो हम इसके नीचे लिख देंगे। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो फार्मूला है या जो वो न्यूट्रल हो जाएगा।
अब हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का चार्ज लिख दिया ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का चार्ज हमने प्लस में एल्यूमिनियम के साथ लिख दिया। अब हमने कर दिया Al2O3। अब Al2O3 से करने से क्या हुआ है कि Al के ऊपर पहले +3 था चार्ज, अब Al2 के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +6। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था, 3 ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले -2 था, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -6, प्लस माइनस कैंसिल, Al2O3 जो है अब ये बराबर हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक बार हम लोग फिर इसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम का चार्ज लिखना है ऑक्सीजन के इस साइड पे, और ऑक्सीजन का चार्ज लिखना है एल्यूमिनियम के इस साइड पे, और प्लस माइनस को ख़त्म कर देना है। इस तरह करने से हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, हमें मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी दूसरी एग्जांपल वो कहते हैं कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की जो है वो हम फार्मूला लिखते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के नीचे यहाँ पे 3 लिख देंगे, नाइट्रोजन के नीचे यहाँ पे 2 लिख देंगे, Mg3N2। अब हम देखते हैं कि इक्वल हुआ है कि नहीं। अब मैग्नीशियम में हमने क्या देखा था, +2 चार्ज था, मैग्नीशियम यहाँ पे 3 हो गए, Mg3 हो गए, तो इसके ऊपर कितना होगा, 2 3 आर 6। नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज था, 3 -3। और हम लोगों ने कितने नाइट्रोजन लिए, एंड नाइट्रोजन ये हमने 2 नाइट्रोजन लिए, तो 3 2 आर 6 -6 +6 -6 कैंसिल, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो इसका आयन होगा, जो इसके ऊपर चार्ज है, कैटाइन के ऊपर जो चार्ज है वो हम लोगों ने एनाइन के नीचे लिखना है, जो एनाइन के ऊपर चार्ज है वो हम लोगों ने कैटाइन के नीचे इस साइड पे लिखना है, तो इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिथियम की एग्जांपल लेते हैं, लिथियम था हमारे पास +1 में, ऑक्सीजन था हमारे पास -2 में, तो हमने क्या किया, 2 वाली वैल्यू लिथियम के साथ लिख दी, और ऑक्सीजन का जो लिथियम का 1 था वो हमने ऑक्सीजन के साथ लिख दिया, तो Li2 हो गया। ऑक्सीजन क्योंकि 1 है तो हम 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इस तरह से कि हम लोगों ने बाइनरी कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज को किस तरह से लिखना है। कैटाइन के ऊपर जो चार्ज है वो एनाइन के नीचे लिखना है, और जो एनाइन के ऊपर चार्ज है वो हमने कैटाइन के नीचे लिखना है, तो हमारा कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो कहते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल प्रोडक्ट्स वी यूज इन आवर लाइफ सच एज शैम्पू, परफ्यूम, सोप एंड फर्टिलाइजर आर फॉर्म्ड यूजिंग स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब वो कहते हैं हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ करें, शैम्पू यूज़ करें, परफ्यूम, सोप्स, फर्टिलाइजर, ये सारी स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। विदाउट स्टीशियोमेट्रिक द केमिकल इंडस्ट्री डज नॉट एग्जिस्ट। वो कहते हैं स्टीशियोमेट्री के बगैर जो है ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे एक टेबल दी गई है जहाँ पर हमें जो है कुछ एटम्स दिए गए और उनके चार्जेस बताए गए। कुछ हमारे पास कैटाइंस है, ठीक है, ये हमारे पास कैटाइंस एंड एनाइंस जो है वो दिए हुए। अच्छा, अब कैटाइन जो है हमारे पास हाइड्रोजन +1 में ही जा सकता है, इसके अलावा ये किसी जो है वो और स्टेट में नहीं जा सकता। सोडियम जो है मतलब जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ना हमारे पास, यूँ समझ लें कि अल्कली मेटल्स जो है वो हमेशा +1 में जाते हैं, क्योंकि उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और वो अपना वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली दे सकती हैं, तो उनके ऊपर +1 चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के नीचे हमारे पास जो है लिथियम मौजूद होता है, उसके बाद सोडियम होता है, इन सब के पोटाशियम, यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स। सेकेंड रो के एलिमेंट्स में क्या होता है कि उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर +2 चार्ज आता है। यहाँ तक हमारे पास सेकंड रो के हो गए, और ये हमारे पास थर्ड जो है वो ग्रुप का एलिमेंट होता है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, ये सेकंड ग्रुप के, और ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इस वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। अच्छा जी, उसी तरह हमारे पास ये आगे एनाइंस आ गए। एनाइन में अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के पास जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका 8 हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस वजह से उसके ऊपर -2 चार्ज होता है।
अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसी वजह से, लेने की वजह से उसके ऊपर -3 चार्ज आता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ब्रोमीन उसी के नीचे, क्लोरीन के नीचे मौजूद होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जितना जितना इनके ऊपर चार्ज दिया हुआ। उसके अलावा हमारे पास कॉपर है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाती है, +2 में भी जाती है। आयरन है, आयरन +2 में भी जाती है, +3 में भी जाती है। हमारे पास टिन है, ये हमारे पास +2 में भी जाती है, +4 में। निकल जो है वो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास MCQs के हवाले से, या फिर हमारे पास कोई भी जो है मतलब इस तरह से हमें जो है फार्मूला दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इनमें से एनाइंस कौन सा, कैटाइन कौन सा, इसको बैलेंस आउट करें। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनाइंस हमेशा कौन से एटम बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और कैटाइन्स कौन से बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मतलब मेटल्स हो गई, उसके अलावा मेटल्स होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, कैटाइन्स बन जाती हैं। और जो हमारे पास होते हैं नॉन मेटल्स, वो हमेशा एनाइन की फॉर्म में, मतलब उनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पीरियोडिक टेबल हमारे पास दी गई है। अब हम देखते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, मतलब इनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ये भी तकरीबन, एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। कार्बन जो होता है वो शेयरिंग में जाता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन ये वाला ग्रुप होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस तरह से, मतलब अगर आप ये वाले पीरियोडिक टेबल में देख लें, तो ये वाले ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके ऊपर तकरीबन पार्शियल या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो है इस तरह से कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स को देखेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।